नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है और भारत ने बहुत ही सफलतापूर्वक इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो आज के इस वीडियो में हम G20 में क्या-क्या हुआ है इस पर लेकर के हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से अफ्रीकन यूनियन जो है G20 का अब एक नया सदस्य बन गया है। हम यह समझेंगे कि भारत के लिहाज से यह कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही हम देखेंगे कि भारत के साथ कौन-कौन से देश का राष्ट्राध्यक्ष जुड़ रहे हैं, जिनका द्विपक्षीय वार्ता हुआ है, किन-किन परियोजनाओं पे हस्ताक्षर हुए हैं और ओवरऑल अगर हम देखें तो वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा कितनी बढ़ी है। इन सभी चीज़ों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चूँकि पूरी तरह से G20 पर हम जितने भी घटनाक्रम रहे उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी-सी बड़ी होने वाली है, लेकिन आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने की बात। तो इस पूरे लेक्चर को यदि आप देख लेंगे तो 2 दिन के जो ये घटनाक्रम रहा है, ये सम्मेलन, इसमें क्या-क्या बातें की गई है वह सब आपको इकट्ठे एक जगह आप नोट कर पाएंगे। दूसरी बात, यह जो पीडीएफ है वह संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए, यहाँ पर यदि आपको लगे कि कोई बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है जिसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, तो उसके लिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा संस्कृति आईएएस के, तो वह भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टॉपिक देखिए, यहाँ पर भारत और विश्व दोनों को ही डिनोट करते हुए बताया गया है और कहा गया है कि G20 सम्मेलन का भारत पे देखें और वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस मंच का, इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। थीम देखिए, जैसा कि भारत ने रखा था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि जो ये दुनिया है वह एक है और यह एक परिवार के तरह है और इसका भविष्य जो है वह भी साझा भविष्य है, एक ही भविष्य है। वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना की गई है हमारे शास्त्रों में, उसकी चर्चा की गई है। यानी कि यह जो पूरी दुनिया है वह कहीं न कहीं एक परिवार के तरह है, हम सभी एक ही जो है घर के हिस्से हैं। यह बताने की जो पुरजोर कोशिश रही है वह भारत कर रहा है। इसके अलावा इस सम्मेलन ने एक चीज और ध्यान में खींचा, पिछले दिन जो मामला चलता रहा लगातार इंडिया वर्सेस भारत को लेकर के, यहाँ पर एक चीज और पुख्ता होता हुआ नजर आया कि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री बैठे थे और यह देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो रोमन में भी, देवनागरी में तो भारत लिखा ही रहता है, प्राइम मिनिस्टर जब रहते हैं, और यहाँ पर जब देवनागरी में लिखा होता है तो समझ में आता है, लेकिन रोमन में जनरली आप देखते होंगे कहीं भी इंडिया लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर भारत ही रोमन में लिखा हुआ था। तो इस चर्चा को भी और बल मिल गया कि क्या भारत सरकार आधिकारिक रूप से अब भारत शब्द जो है नाम के रूप में, इस देश के नाम के रूप में आगे इस्तेमाल करने वाली है। तो इन सभी चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले संस्कृति आईएएस आपके लिए एक सूचना लेकर के आई है और यह सूचना जो है नए फाउंडेशन बैच के संदर्भ में है। नया फाउंडेशन बैच कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। बैच की जो तारीख रखा गया है वह 3 अक्टूबर और इसका समय जो रखा गया है दोपहर के 3 बजे। यह जो है दिल्ली के सेंटर पर इसकी शुरुआत कराई जा रही। हाइब्रिड कोर्स होगा। हाइब्रिड कोर्स कहने का तात्पर्य है कि आप इसे ऑफलाइन मोड में ले सकते हैं, यानी कि कक्षा में आकर के भी पढ़ सकते हैं, और जब कभी ना आ पाए तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। शिक्षकों की सर्वश्रेष्ठ टीम से आप पहले से परिचित हैं ही। इस संबंध में विशेष जानकारी चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके भी विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं और अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब लौटते हैं सीधे हैं मुद्दे पर। चूंकि हमने जैसा कहा कि हम शुरुआत करेंगे कि कहां से यह मुद्दा उठा, सम्मेलन में क्या क्या हुआ, छोटी छोटी बिंदुओं को भी हम यहां पर एनालिसिस करेंगे और फिर भारत के लिहाज से इन सब चीजों को समझने का कोशिश करेंगे। यह जो है आपका जीएस का पेपर 2 जो होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही इसके अलावा यह एसए में भी यह टॉपिक आ सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट को ध्यान में रख करके इसे तैयार किया गया है, तो डिटेल से आप इसे देखिए। G20 भारत और दुनिया को नई दिल्ली शिखर सम्मेलन से क्या मिला, इसकी बातें की जा रही है। यहां पर एक चीज और देख लीजिए कि इससे पहले जो सम्मेलन का नेतृत्व किया था, मेजबानी किया था, उसने इंडोनेशिया ने किया था। ठीक है, और इंडोनेशिया के बाद यह नंबर आया भारत का, और भारत के बाद यह अब चला गया किसके पास, तो ब्राजील के पास। ठीक है, यह जो एक सिंबॉलिक तौर पे ये आप देख रहे हैं हथौड़ा,
ये सौंपा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा, उनको यह दे दिया गया है कि अब जो है अगले साल आप मेजबानी करेंगे। ठीक है, तो अगले साल G20 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। यहीं से यह प्रश्न आपका तैयार हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या क्या मुख्य बिंदु हैं उन चीजों को अब यहां से हम देखना शुरू कर देते हैं। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हो चुका है, जिसकी बात हमने पहले ही कर ली है। यह भारत के साथ साथ, यहां ध्यान देना है, भारत और यहां दक्षिण एशिया की बात की गई है। तो दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहला कोई देश भारत ऐसा बना है जिसने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की हो। ठीक है, यह देखिए भारत मंडपम है, प्रगति मैदान का जो वो इलाका है उसको भारत मंडपम के रूप में तैयार किया गया था और बहुत भव्य रूप में इसे तैयार किया गया था, खास करके G20 के सम्मेलन के लिए ही। तो अपने आप में ही यह विहंगम दृश्य यहाँ पर दिखाता है और यह पूरी देख सकते हैं आप, यह मीटिंग जो है विभिन्न देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं विभिन्न सम्मेलनों के द्वारा यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। पूरा देखें तो 3 सत्र हुआ था। पहले दिन 9 तारीख को 2 सत्र रखा गया था, उसके बाद 10 सितंबर को 1 सत्र रखा गया था। तो दोनों दिन मिलाकर के 3 सत्र यहाँ पर रखे गए थे इस सम्मेलन में और तीनों ही सत्र जो है काफी सफल माना गया। भारत के दृष्टिकोण से बात करें तब भी, अफ्रीकन यूनियन के दृष्टिकोण से बात करें तब भी, रूस यूक्रेन के युद्ध के दृष्टिकोण से बात करें तब भी, यहाँ मिडिल ईस्ट को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो तीनों सत्र जो है काफी प्रोडक्टिव माना गया है और कहा तो यहां तक जा रहा है, कई विदेशी मीडिया ने, अखबार ने यह तक कहा है कि अभी तक जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है उस सब में से सबसे सधा हुआ और सबसे बेहतर सम्मेलन है, जिससे बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आया है पूरी दुनिया के लिए, वह यह नई दिल्ली का शिखर सम्मेलन है। ऐसा क्यों कहा है पहले हम उसको आपको बता देते। देखिए अभी तक जो शिखर सम्मेलन इस तरह के रहा है, चाहे वो G7 का रहा हो, G20 का रहा हो, इस पे देखा क्या गया है, पश्चिमी दुनिया का दबदबा रहा है। जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यूएसए है, यूरोपियन कंट्री हैं, उनका दबदबा रहा है। कहने का मतलब जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपने हिसाब से, अपने ढंग से चीज़ों को करवाते रहें। लेकिन पहली बार देखा गया है यहाँ पर कि विकासशील देश हैं, जो अल्प विकसित हैं, जो गरीब राष्ट्र हैं, उनका बोलबाला रहा है, उनकी बातों को सामने रखा गया है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता जो उदाहरण है वह है अफ्रीकी यूनियन का इसी सम्मेलन से अब G20 में शामिल हो जाना। G20 में अगर देशों की संख्या देखेंगे तो वह 19 है और एक कौन सा है, यूरोपियन यूनियन, तो 20 हो गया और एक अब आ गया है अफ्रीकन यूनियन। तो ये 21 है। अभी आधिकारिक तौर पर इसे G21 नहीं कहा गया है, आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, मीडिया चैनल लिख रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे घोषणा पत्र भी जो जारी किया गया है, डिक्लेरेशन वगैरह, उसमें G20 ही शब्द जो है चर्चा में आया है। निश्चित तौर पर यहाँ 20 और अब एक हो जाएगा तो संभव है आगे G21 भी देखने को मिल सकता है। तो यह बातें यहाँ पर इसीलिए कही जा रही है कि चूंकि जो है तीसरी दुनिया जिसे कहा जाता रहा, ग्लोबल साउथ पर जो प्रधानमंत्री जोर देते रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ का जो है इस सम्मेलन में दबदबा रहा है। यहां देखिए भारत लिखा हुआ है ना, जिसकी मैंने चर्चा आपको पहले की थी। यह भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस सहित अन्य देशों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच देता है। अब यहां पर शब्द देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की चर्चा की गई है। अब यह जब आता है तो यह क्या है, पूंजीवाद का समर्थन करता है। विचारों के आधार पे देखिए दुनिया जो है दो धुरी में बटा हुआ है, ठीक है। तो यह पूंजीवाद को जहां बढ़ावा देता है, वहीं पर पहले जब सोवियत संघ हुआ करता था तो वह समाजवाद, और आज का रसिया तो यह समाजवाद पर जोर देता है, ठीक है। समाजवाद और साम्यवाद की परिकल्पना करता है। चीन भी कुछ इसके करीब था, लेकिन चीन की जो है विस्तारवादी नीति जो है वह कहीं न कहीं दुनिया से इसे अलग थलग करती नजर आ रही है। इसीलिए देखेंगे इस मीटिंग में चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वह नहीं हिस्सा लिए थे। हालांकि उसके प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन वह खुद यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए थे। उपस्थित नहीं होने वाले में अगर देखेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष में, तो रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन, वह भी नहीं आए थे। हालांकि उनका कंसर्न कुछ और अलग था। निश्चित तौर पर जो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है लगातार चलता जा रहा है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने सोचा होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने फोन पे बात भी किया था, और वहां के विदेश मंत्री जो हैं वह इस सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधि करने आए थे। तो यह सब बातें की गई। अब यहां पर देखिए एक जो धरा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, उससे दूसरा ठीक उलट जो है वह रसिया का है। आप जानते हैं कि दोनों के बीच जो है 90 के दशक तक कोल्ड वार चला, शीत युद्ध जिसे कहते हैं, कि मतलब युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन युद्ध की स्थिति पनप रही थी, कभी भी युद्ध हो जाए, मनमुटाव हो जाए, इस तरह की स्थिति बनी हुई थी। वहीं अगर चीन
चीन की स्थिति देखें तो यूएसए और चीन के बीच आप जानते हैं कि ट्रेड वार छिड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अब इन दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो रखी है। अब इन तीनों महाशक्तियों के बीच एक महाशक्ति उभर करके सामने आता है भारत। अब भारत इनके साथ सामंजस्य भारत को करना है, तो निश्चित तौर पर यह जो मंच है G20 का, भारत इन तीनों को एक साथ साध रहा है और काफी सफलतापूर्वक भारत ने यह काम जो है करके दिखाया है। इसीलिए वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा में काफी इजाफा हुई है, यह कहा जा रहा है। यह भारत को रूस को आश्वस्त करने, चीन को प्रबंधित करने, अब देखिए शब्दों पर गौर कीजिए, रूस को आश्वस्त करने की बात की जा रही है, वहीं चीन को प्रबंधित करने की बात की जा रही है, साथ ही अफ्रीका को विकसित करने की बात कही जा रही है और जो पड़ोसी राष्ट्र हमारे हैं उसको आकर्षित करने की बात की जा रही है। अब यहां पर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं चीजों का। यदि आप आईआर के दृष्टिकोण से देखें, आप विभिन्न आर्टिकल पढ़ते होंगे, आपने आईआर में पढ़ा भी होगा इंटरनल रिलेशन में कि भारत की तमाम देशों के साथ जो है कैसे संबंध है। तो रूस को आश्वस्त करने की बात क्यों कह रहे हैं? रूस जो है हमारा सदाबहार मित्र रहा है और अभी की जो राजनीति देखी जा रही है वैश्विक पटल पर भारत के नजरिए से देखें तो उसका झुकाव जो है वह यूएसए की तरफ कहीं कहीं दिखता है। तो यहां पर रसिया का झुकाव आजकल चीन की तरफ थोड़ा बहुत होने लगा है। तो भारत रूस को आश्वस्त करता रहा है। रसिया और यूक्रेन युद्ध भी जब तक चलता रहा है, अभी भी चल रहा है, भारत लगातार जो है पश्चिमी देशों के प्रतिबंध होने के बावजूद यहां से जो है कच्चा तेल खरीदता रहा है और यह कहीं न कहीं पूरे युद्ध में रसिया के लिए, वहां के नागरिकों के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन बना हुआ था। इसीलिए भारत कह रहा है कि हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम पुराने मित्र हैं, नए मित्र आ जाने से पुराने मित्र जो हैं खो नहीं जाया करते। भारत यह रसिया को बता रहा है कि आपसे हमारा जो रिश्ता है वह अलग तरह का है, ठीक है। दूसरा, चीन को प्रबंधित करने की बात की जा रही है। मैंने जैसा कि कहा कि चीन की जो है विस्तारवादी नीति रही है, वह दूसरे के जमीनों को अपना घोषित करता रहा है, वहां का नाम बदल देता है। भारत के संदर्भ में ही देखेंगे तो आप अगर देखेंगे तो भारत का 3 जगह पर उससे झगड़ा चलता है। एक जो क्षेत्र पर जाता है वह लद्दाख का हिस्सा जिसको अक्साई चीन कहते हैं, उसके बाद जो मध्य हिस्सा पर जाता है भारतीय मैप पर अगर आप देखेंगे तो वह पर जाता है कौन? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला, और एक पूर्वी हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत ही मानता है, वहां का जो तवांग जगह है अरुणाचल प्रदेश पर, वह उस पर दावा करता रहा। तो इसके अलावा इसका अगर आप देखेंगे तो कोरिया प्रायद्वीप के साथ यही है, आप देखेंगे इसके साथ दक्षिण चीन सागर में यही स्थिति बना हुआ है, फिलीपींस के साथ इसका झगड़ा चल रहा है, ताइवान को यह अपना ही कहता है, रसिया के कुछ जगह को इसने अपने मैप में शामिल कर लिया है। तो चीन की जो यह स्थिति है, जो वह विस्तारवादी नीति को लेकर के चलता है, दूसरे को परेशान करने की कोशिश करता है, छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा करके फिर उसे अपनी स्थिति मनवाने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा गया है कि भारत जो है चीन को प्रबंधित करने की बात कर रहा है, उसे रोकने की बात कर रहा है सिस्टमेटिक ढंग से, और वैश्विक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून जो है उसको मानने के लिए कहीं न कहीं मजबूर करता हुआ नजर आता है। और वह दिखा इसीलिए कि जब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अभी यहां हुआ घोषणा पत्र, तो चीन को उससे सहमत होना पड़ा। भारत ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इतनी अच्छी कूटनीति रही कि चीन भी उससे इनकार नहीं कर सका। यही बातें यहां कही गई। और अफ्रीका को विकसित करने की बातें क्यों कही जा रही है? देखिए, अफ्रीकी जो यहां पर है, अफ्रीकी यूनियन की बात करें तो इसमें जो है 55 कंट्री हैं। अब यहां पर बातें की जा रही है कि यहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, खनिज संसाधन यहां प्रचुर मात्रा में है। तो भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है कि इसको तकनीकी लाभ दे, मैन पावर के साथ यहाँ पर सपोर्ट करे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अफ्रीका का डेवलप करें। और इससे क्या होगा कि अफ्रीका को फायदा तो होगा ही, साथ ही भारत के पास उतने तकनीक उपलब्ध है, मैन पावर उपलब्ध है, तो भारतीय लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। वैसे भी अफ्रीका के बहुत सारे देशों में अच्छी खासी तादाद में भारतीय डायस्पोरा रहती है। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं, तकरीबन 20-21 साल उन्होंने अपने जीवन का अफ्रीका में गुजारा। कहा जाता है ना कि हमने वहां पे जो है मोहनदास भेजा था और उन्होंने हमें महात्मा दिया, अफ्रीका के संदर्भ में यह बात कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं अफ्रीका को लेकर के अगर आप देखेंगे तो भारत और अफ्रीका का जो जुड़ाव रहा है वह नैसर्गिक रहा है। चाहे रंग भेद की जब बात की जाती है तब भी उससे लड़ने के लिए दोनों देश एक साथ खड़े हो जाते हैं। वैश्विक पटल पर जब भी खाद्यान्न संकट की बात की जाती है तब भी भारत और अफ्रीका एक साथ नजर आ जाते हैं। कहीं भी अगर अफ्रीकी कोई भी
भी देश जहां पर किसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है तो भारत बढ़ चढ़ करके वहां पर उसे सपोर्ट करता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अफ्रीका को विकसित करना जरूरी है, नहीं तो चाइना जो है यहाँ के कई देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा सकता है और परेशान कर सकता है। तो यहाँ के जो खनिज संपदा है उसका लाभ भी भारत को मिलेगा। पड़ोसियों को आकर्षित करने की बात जब की जाती है तब यहाँ पर आप गुजराल सिद्धांत पढ़े होंगे, आप आईआर पढ़ते हुए गुजराल सिद्धांत पढ़े होंगे। वैसे मैं गुजराल सिद्धांत थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इसे आप थोड़ा सा पढ़िए। गुजराल सिद्धांत कहने का मतलब ये था, सीधा सीधा समझिए, मोटे भाषा में मैं कहूं आपको तो गुजराल सिद्धांत यह कहता है कि भाई आप जो है बड़े भाई की भूमिका में हैं। भारत से कहता है कि आप दक्षिण एशिया में हैं तो आप अपनी अवस्थिति देखिए। भारत के इस तरफ अगर भारत है तो आप देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। तो कहा जा रहा है कि भाई आप जो है बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो जो छोटे देश हैं उनकी जो जरूरतें हैं उनका आप ख्याल रखिए, थोड़ा सा उदार दिल बनाइए आप और उनको सपोर्ट कीजिए। तो इसको लेकर के लगातार भारत जो है सजग भी रहता है, वहां पर पड़ोसियों को आकर्षित करने की बात जो है लगातार भारत करता रहता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि आप मित्र बदल सकते हैं लेकिन आप पड़ोसी बदल नहीं सकते, आप पड़ोसियों का चयन नहीं कर सकते अपनी इच्छा के साथ। आप चाह करके भी पाकिस्तान को यहाँ पश्चिमी सीमा से हटा करके कहीं दूर नहीं भेज सकते, आपकी मजबूरी है कि आपको वहीं रहना पड़ेगा और सीमा साझा करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इन्हें आकर्षित किया जाए, इनके साथ बेहतर संबंध बनाए जाए ताकि दोनों ही देशों के नागरिकों के लिए यह निश्चित तौर पर सुखद होगा। तो यह सब बातें यहां से उभर करके सामने आया है। और यहां पर जब भारत लगातार अब जो है चर्चा में करता रहा है, भारत ग्लोबल साउथ की बात करता रहा है। ग्लोबल साउथ करने का क्या मतलब है? देखिए, यह कोई भौगोलिक विभाजन नहीं है, सबसे पहले इस चीज को समझ लेना है। आप कहेंगे कि जी आपने मैप लगा रखा है और आप बता रहे हैं कि भौगोलिक विभाजन नहीं है। आप यहां पर कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की जब हम बात करेंगे तो उसमें लैटिन अमेरिका आ जाएगा, उसमें अफ्रीका आ जाएगा, उसमें दक्षिण जो एशिया का क्षेत्र है वह आ जाएगा जिसमें भारत और चीन भी शामिल है, जो इंडियन एशिया का क्षेत्र है वह भी आ जाएगा। तो आप फिर कह रहे हैं कि जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं वह सभी तो हैं, तो फिर ग्लोबल साउथ तो हुआ। लेकिन मैं आपको यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में शामिल हैं, लेकिन वह जो है ग्लोबल साउथ के तहत नहीं शामिल किए जाते हैं। फिर इसका आधार क्या है? ग्लोबल साउथ में देखिए, आप आधार देखेंगे तो जो तीसरी दुनिया की देश कही जाती है ना, तकरीबन वही देश आपको दिखेंगे। और इन देशों के साथ एक खासियत, अगर आप आर्थिक स्थिति के आधार पर देखेंगे तो यह सब जो है आपको विकासशील देश नजर आएगा, है ना। ये डेवलपिंग कंट्री आपको नजर आएंगे। यहां पर जो इनकी अर्थव्यवस्था है वो लगातार बढ़ रही है, यानी कि भविष्य यहां है, संभावना बढ़ती जा रही है। चाहे आप ब्राजील की यहां पर बात करेंगे, चाहे आप साउथ अफ्रीका की यहां पर बात करेंगे, चाहे आप भारत की बात करेंगे, चीन की बात करेंगे, इंडोनेशिया की बात करेंगे, ये सभी जो है एक तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था उभरती हुई नजर आ रही है। तो तीसरी दुनिया की जब बात करेंगे, या जब गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब उस समय हुआ था, नव स्वतंत्र राष्ट्र हो रहे थे, जब अफ्रीका वगैरह साथ दिया था, उस आंदोलन को भी कहीं ना कहीं भारत नेतृत्व किया था। भारत बहुत आगे बढ़कर के उसको सपोर्ट कर रहा था, उस आंदोलन को आगे ले जा रहा था। तो यहां पर भारत की परिकल्पना यही है कि ग्लोबल साउथ का नेतृत्व किया जाए, ठीक है। यहां हम आगे बढ़ के आए और इन देशों के लिए हम मुखर आवाज बने। कहां पर? जितने वैश्विक मंच हैं उन मंचों पर। यह भारत के लिहाज से, भारत की जो कूटनीति है, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहुंच बढ़ाने की मंशा है, उसके लिए ग्लोबल साउथ जो है बहुत अच्छा एक भारत के लिए मंच बन जाता है। इसलिए भारत जो है इसकी आवाज लगातार उठाते रहा है। कल ही चीन के एक अखबार ने कहा कि चूंकि भारत अभी, अब देखिए चाइना का चलन देख लीजिए, चीन ने अभी कहा कि भारत अभी उस स्थिति में नहीं आया है कि वह ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सके, ठीक है। और वहां के सरकारी अखबार ने यह बात कहा है। चूंकि क्यों? क्योंकि देखिए चीन भी इसमें शामिल है, तो चीन कभी चाहेगा क्या कि यहां पर भारत तो उसके मौजूद रहते हुए भारत किसी का नेतृत्व करे, भारत को वहां का नेता माना जाए? बिल्कुल नहीं, वो भारत के वर्चस्व को निश्चित तौर पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और यहां की अगर स्थिति आप देखेंगे ना, तो 3 परमाणु शक्तिशाली देश हैं, एक भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, और ये दोनों जो है एक साथ रहता है। तो भारत से जलन जो है इन दोनों को निश्चित तौर पर रहेगा इसके उभार से। और कहीं न कहीं यही वजह बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग जो है खुद स्वदेह इसमें शामिल नहीं होने आए और अपने प्रधानमंत्री को एक प्रतिनिधि के रूप में G20 का इस जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भेज दिया। तो यह कहने का यहां पर तात्पर्य है कि ग्लोबल साउथ के लिहाज से यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत को अन्य G20 सदस्यों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने में यह मंच जो है मदद करेगा, हम उस पर चर्चा करेंगे।
देखिए अभी जो 21वीं सदी की हमारे पास जो समस्याएं हैं उसमें क्लाइमेट चेंज जो है एक बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन की बात जब हम कर रहे हैं, लगातार जो है ग्लेशियर पिघलता जा रहा है, ठीक है, समुद्र का जो जलस्तर है वह बढ़ता जा रहा है और ओजोन लेयर में छिद्र होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये समस्या अब जो है वैश्विक पटल पर दिखने लगा है। अब विषम जलवायु की हम बात करते रहे, अब देखेंगे कहा जा रहा है, अभी भारत की स्थिति देखेंगे, पिछले 3 दिन से बारिश पड़ रहा है सितंबर के महीने में, ठीक है, और अगस्त महीना पूरा खाली गया, ठीक से बारिश नहीं हुई। जो आषाढ़ का महीना है जब बारिश होनी चाहिए, तो भारतीय कृषि को ही लेकर के बात करें तो मानसून आधारित है और वो पूरा जो है उसका स्ट्रक्चर जो है बिगड़ चुका है। इसी तरह आप यूरोपियन कंट्री के देखेंगे, वहां अमूमन क्या होता है, ठंडी का मौसम रहता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है, लेकिन पिछले 1-2 साल में ऐसा नहीं देखा गया है। उसी तरह आप देखेंगे अमेरिका के कुछ हिस्सों में जहां पर बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में न्यूयॉर्क वगैरह में जबरदस्त बर्फबारी हुई। तो यहां पर पूरी दुनिया को अब जलवायु परिवर्तन जो है साफ साफ दिख रहा है। चाहे आप जोशीमठ की घटना देखेंगे, चाहे आप तुर्की की घटना देखेंगे, चाहे आप जो है अभी आप उत्तराखंड का या हिमाचल में देखेंगे किस तरह से बाढ़ आया। तो इन सब चीजों से यह दिखने लगा है कि इस मुद्दे पर अब वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए यह समस्या जो है साझा समस्या है। जब प्राकृतिक समस्या होती है तो वह साझा समस्या है, तो उस साझे समस्या का निदान भी एक व्यक्ति नहीं ढूंढ सकता, उसका निदान भी साझा ही होगा। यही बातें की जा रही है और इसको लेकर के भारत का मिशन लाइफ दिया था। मिशन लाइफ क्या है कि पर्यावरण के अनुकूल आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लीजिए, ठीक है, वह मिशन लाइफ को, ताकि पर्यावरण के हिसाब से जिएंगे, जिसको आप कहते हैं कि समन्वय के साथ जीना, कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारा जीवन स्तर है वह भी बेहतर हो सके। तो इसको लेकर के भी यह मंच जो है एक अच्छा अवसर दिया भारत को। भारत की G20 की प्राथमिकताएं क्या क्या है इनको आप देख लेते हैं। जैसा देखिए हरित विकास की बात की गई। हरित विकास कहने का मतलब है कि हमारा जो डेवलपमेंट का जो पूरी तरह से एक सोच होना चाहिए, एक नीति होनी चाहिए, वह कहीं न कहीं उसमें यह रहे कि उसमें जो कार्बन का एमिशन है हम उसको लगातार कम करें और जलवायु को जो है हम हरित जलवायु बनाए। निश्चित तौर पर क्लाइमेट को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। जलवायु वित्त को लेकर के बात की गई है। यहाँ की यहाँ अर्थव्यवस्था इस तरह का हो जो कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो, यह बातें यहाँ पर की जाती रही। और लाइफ मिशन की जो मैंने बात पहले कहा कि पर्यावरण के अनुकूल हम अपने जीवन शैली को ढालें। त्वरित और समावेशी विकास में तेजी लाने की बातें की गई है। 2 शब्द यहाँ कहा गया है। समावेशी विकास का मतलब है कि सभी को एक लेवल तक ले आने की हम बात कर रहे हैं। संभव है कि संसाधन के वितरण में किसी भी कारण वजह से कुछ लोग जो है वह समाज के पिछड़ गए थे, वंचित रह गए थे, ठीक है, तो उनके उत्थान के लिए कुछ विशेष कोशिश किया जाए और उनको एक लेवल तक लाया जाए ताकि सभी का एक साथ विकास हो सके। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में जोर देकर के अपने शुरुआती अध्यक्षीय भाषण में ही, शुरुआत के 2 मिनट में ही एक बात कही उन्होंने, जो लगातार कहते रहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो यह जो है कहीं न कहीं समावेशी विकास को बताता है। त्वरित शब्द क्यों यहां दिया गया है? त्वरित का कहने का मतलब है कि 21वीं सदी में हम बहुत इंतजार अब नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ जो खाई है वो लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है, कुछ देश बहुत गरीब हो जाएंगे, कुछ बहुत अमीर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी पॉलिसी लाने की जरूरत है उसमें थोड़ी सी तत्परता दिखाने की जरूरत है। तत्परता भी हो और सटीकता भी हो, दोनों की बातें की गई है। SDG लक्ष्यों की अगर बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो 2030 तक 17 गोल हैं जो वैश्विक मंच पर बनाया गया है। 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्ति करने का एक टारगेट रखा गया और सभी देशों से जो भी इसमें शामिल है कहा गया है कि आप इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से कार्यरत रहें। प्रौद्योगिकी के प्रति मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना। अब यहां पर देखिए, जब मानव केंद्रित बात कहते हैं तो आप चैट जीपीटी का अभी देखे होंगे, किस तरह से चैट जीपीटी को लेकर के बातें की जा रही है। AI को मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के मैं बातें करने जा रहा हूं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग की बात हम करते हैं, चैट जीपीटी की बात करते हैं, जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो इसको लेकर के बातें की जा रही है कि यह नैतिक रूप से कितना सही होने वाला है समय के साथ, है ना। इसका एथिकल वैल्यू हमारे लिए जानना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई चीजें जो ऐसी हैं जो मनुष्य जहां तक नहीं सोच पा रहा है उससे बहुत आगे तक ये जा रहा है और संभव है कि आने वाले समय में बहुत बड़े रूप में मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए यह चुनौती ना कहीं पेश कर दे। तो इसको लेकर के अब बातें की जा रही है कि प्रौद्योगिकी का विकास तो हो, लेकिन वह टेक्नोलॉजी इस तरह से हो कि उसका दृष्टिकोण मानवीय हो। इसको लेकर के बातें की जा रही है। अब यहां पर देखिए, डिजिटल बुनियादी ढांचे
और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। दो बातें की गई है, दोनों बातों को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। डिजिटल बुनियादी ढांचे की जब बात करेंगे तो यहां पर हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जो डिजिटल हो, जैसे कि पेपरलेस हो। आजकल देख रहे हैं कि लोकसभा में, विधानसभाओं में, विभिन्न विधानसभाओं में कि अब जो है कागज पत्तर से काम होना बंद हो गया है, पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। हम पेमेंट वगैरह में भी अब क्या हो रहे हैं, कैशलेस हो रहे हैं। ठीक है, रुपए का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं जनरली, आप देख रहे होंगे। तो इसको लेकर के बातें की जा रही है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वह पूरी तरह से हम डिजिटल हो जाए, ताकि इसे यह भी कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस निभाया जा सकता है, इसीलिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को लेकर के बात की जाती है। वहीं वित्तीय समावेशन की बात करते हैं। वित्तीय समावेशन कहने का मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम की जो पहुंच है वह समाज के वंचित से वंचित वर्गों तक पहुंच सके। अब इसको लेकर के सरकार ने लंबे समय से काम किया। जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो उसी वक्त जैम लाया गया था। अब जैम का तात्पर्य आप जानते होंगे, थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है लेकिन हमेशा ये नया रहेगा, और अर्थव्यवस्था जब भी आप पढ़ेंगे तो इसको आप जरूर अपने मेंस के आंसर राइटिंग वगैरह में लिखा करें। जैम का मतलब क्या है, जनधन अकाउंट ओपन करवाया गया था लोगों से, याद होगा आपको, जनधन अकाउंट। उसके बाद उसे आधार से लिंक कर दिया गया था, आधार कार्ड से, और फिर ये सारा काम कहाँ, मोबाइल के थ्रू होगा। क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल तो हम सभी लोग कर रहे हैं, तो भैया आधार से लिंक कर दो और एक अकाउंट ओपन करवा दो। क्योंकि सभी लोगों के पास वित्तीय समावेशन पहुंचाने के लिए एक अच्छा तरीका ढूंढा गया। अब यहां पर देखिए, जब ये चीज हुआ तो लोगों ने कहा कि 0 रुपया से अकाउंट खुलवा रहे हैं भैया, इसका क्या महत्व है। लेकिन जब सरकार ने आगे चल के विभिन्न योजनाओं में फंडिंग देना शुरू किया लोगों को, जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि दी गई, तो प्रधानमंत्री आप देखते होंगे बार बार कहते होंगे कि हमने इतना 1000 करोड़ रुपया जो है वह जारी कर दिया है। तो वह कहते हैं कि मैं दिल्ली से एक क्लिक करता हूं और सभी किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे पहुंच जाता है। मोबाइल उनके पास है, आधार कार्ड लिंक है, जनधन अकाउंट है, सीधा पहुंच गया। तो वित्तीय समावेशन हुआ ना। अब वित्तीय समावेशन को पहुंचाने के लिए बैंकिंग सिस्टम जो है हमारी निश्चित तौर पर काम करती है। इसके अलावा इसे बढ़ावा देने के लिए आप इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक को पेमेंट बैंक के रूप में घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि इंडियन पोस्ट जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देश के कोने कोने में है, इसीलिए इसे अगर बैंकिंग रूप में शिफ्ट कर दिया जाता, कन्वर्ट कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर देश के कोने कोने में वंचित से वंचित जगह पर, जहां पर जाना बिल्कुल दुर्गम होगा, वहां भी बैंक पहुंच जाएगा और वित्तीय समावेशन की तरफ हम एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। और यही हुआ, गवर्नमेंट ने यह किया और यह हमारे लिए काफी फायदेमंद भी रहा। तो इसको लेकर के भी बातें की गई। दूसरी, बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। देखिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि G20 सम्मेलन का पूरा जिस्ट हमें देना है। ठीक है, एक जगह आप थोड़ा सा रुक के इस चीजों को समझ लीजिए, आपके पास फिर अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो इसे बनाते हुए बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने की बात की गई। अब यहां पर दो शब्द आया, बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मैंने आपको बताया था कि दो ध्रुव की बात कराई थी, दो पोल की बात कराई थी। साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं कह रहा हूं मैं, यहां पर पोल कहने का तात्पर्य है जो विचारों से है। दुनिया जो है जो दो विचारों पे बटी, कैसे, तो पूंजीवाद और फिर समाजवाद या साम्यवाद, इसे अगला उसका रूप साम्यवाद कह सकते हैं। तो पूंजीवाद में यूएसए और यूरोप के बहुत सारे कंट्री, ऐसे वेस्टर्न कंट्री, और यहां पर उस वक्त का यूएसएसआर और अभी का रूस ले लेते हैं, चीन को भी रख सकते हैं आप, कोरिया को रख सकते हैं। तो इस तरह की बातें भारत के संदर्भ में कहेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही है, हमेशा मिश्रित रही है। मिश्रित कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों ही एलिमेंट इसमें शामिल रहेंगे। अब यहां पर अगर देखेंगे तो बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को लेकर के बातें की गई, तो दो ही ध्रुव ना रहे। क्यों कुछ कंट्री इनके यूएसए के पीछे पड़ जाए और क्यों कुछ कंट्री जो है वह रसिया के पद चिन्हों पर चले, क्यों ना अधिक ध्रुव बनाया जाए, क्यों ना ग्लोबल साउथ बनाया जाए, क्यों ना साउथ एशिया पर जोर दिया जाए। तो इसको लेकर के भी बातें की गई है। और बहुपक्षवाद कि क्यों सिर्फ वेस्टर्न कंट्री के पक्ष को हर मंचों पर शामिल किया जाए, क्यों दुनिया के बाकी देशों पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाए जो कि विकसित देशों के लिहाज से सही नहीं है। तो इसको लेकर के भी बातें की गई कि बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना भी समय की जरूरत हो गई है। 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में समक्ष अधिक जवाबदेह, समावेशी और प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था बनाने के प्रयास की बात की गई है। अब यहां पर एक शब्द
लिया गया है 21वीं सदी की चुनौती। तो अब सबसे पहले समझ लीजिए कि 21वीं सदी की चुनौती क्या क्या हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये तकनीक का जमाना है, तो यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी को लेकर के नैतिक रूप से बहुत सारे प्रश्न उभर करके सामने आ रहे हैं। उसके बाद आतंकवाद की निश्चित तौर पर बात की जाएगी। ठीक है, 21वीं सदी में जब भी चर्चा किया जाएगा तो इन चीज़ों को लिया जाएगा कि आतंकवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हिंसा को लेकर के बातें की गई, घृणा द्वेष को लेकर के बातें की, ये सब डिक्लेरेशन में शामिल है कि इन चीज़ों पर हमें यह काम नहीं करना है। और 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती को लेकर के बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्लाइमेट चेंज को लेकर के बातें हम कर रहे होंगे कि क्लाइमेट किस तरह से बदल रहा है, हमारे जीवन शैली को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर आपदा को लेकर के बात कीजिए, और जब यहां पर आपदा को आप बात कर रहे होंगे तो आप जानते हैं मानव जनित आपदा भी होगा और प्राकृतिक आपदा भी हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा का प्रकोप अभी आप देख ही रहे हैं, तुर्की में हुआ था, वहाँ पर भूकंप आया था। यहाँ पर उसके बाद आप भारत के संदर्भ में ले लीजिए, कितनी जो भयानक बाढ़ आई, हिमाचल प्रदेश में आई, उत्तराखंड में बाढ़ देखा गया। तो इन सब स्तर पर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो जो 21वीं सदी की चुनौतियाँ हैं, तो भैया चुनौती जिस हिसाब का है उसी हिसाब से आपको प्लानिंग भी तो करना पड़ेगा, उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप उन चुनौतियों से निपट सके समय रहते हुए। यह बातें की गई। महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देना, यह बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कही गई है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों का और समाजशास्त्रियों का यह कहना है कि महिलाएं जो है पुरुषों के अपेक्षा मैनेजमेंट बहुत अच्छा से चला सकती हैं, वो कामकाज अच्छे ढंग से देख सकती हैं, ऐसा माना जाता है। कहते हैं ना कि जो पुरुष होता है उसके पास दृष्टि होता है, लेकिन जो महिलाएं होती है उसके पास अंतर्दृष्टि होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है वैश्विक स्तर पर कि नेतृत्व में, राजनीति में, डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की प्रतिनिधि को धीरे धीरे बढ़ाइए। तभी जो है, चूंकि आधी आबादी है, यदि आधी आबादी को आप शामिल ही नहीं करेंगे विकास के चक्र में, तो आप कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते, आप हमेशा ही अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए अभी जो विशेष सत्र बुलाने की बात की जा रही है 18 से 22 सितंबर के बीच, उसमें भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या सरकार वो जो महिला बिल का बात किया गया, जो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है, और आरक्षण क्या, तो प्रतिनिधित्व में 33% की आरक्षण देने की बात, तो यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या सरकार यह कुछ ला रही है, ऐसा कुछ सोच रही है। तो यहां पर यह भी बात की गई कि विकास में बढ़ावा देना है। तो इन चीजों को भी हमने डिटेल से चर्चा कर लिया। अब सम्मेलन की प्रमुख बातें और क्या क्या रही, उन चीजों को देख लेते हैं कि क्या क्या आउटपुट यहां निकल के सामने आया। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की बात की गई, बायोफ्यूल्स पर फोकस करने को लेकर के इसके तहत ये बातें की गई, जिसमें पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ाने की बात की गई, और बढ़ाना कितना है, तो 20% तक बढ़ा देने को बातें की गई, और वैश्विक स्तर पर इस पर अब कामकाज यहां से चल पाएगा, आप यहां देख रहे हैं। और यहां पर एक अलायंस बना है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसको लॉन्च किया गया है। यह भी इस G20, नई दिल्ली वाली G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ है, उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि कहीं न कहीं यह मानी जा रही है। यहां पर भारत, अब यहां पर देखिए, यह चीजों जो है अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। क्या, तो भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई है। यह अपने आप में लैंडमार्क डिसीजन होने वाला है। भारत का यूरोप तक पहुंच जो है वो काफी महंगा होता है, सामान के लिहाज से भी देखेंगे, परिगमन के लिहाज से काफी महंगा होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह कॉरिडोर अगर बन जाता है, लंबे समय से इस पर बात चल रही थी, ये चल रहा था कि इसको लेकर के नीति बनाई जाए, इस पर सभी जो पक्ष हैं वह एक साथ मिल बैठे, और यह जो G20 का सम्मेलन हुआ भारत में, नई दिल्ली में, वह कहीं न कहीं इसके लिए एक जो कहते हैं कि बहुत सफलतापूर्वक रहा, और इसने यह काम करके दिखाया। इससे होगा क्या, तो देखिए, एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच जो है कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की जब बात की गई तो तीनों स्तर पर बात की गई, यानी कि रेल नेटवर्क को भी स्थापित किया जाएगा, उसके बाद जहाज की बात भी की गई है, पानी की जहाज की, और यहां पर सड़क की बात की गई है, सड़क मार्ग के द्वारा भी होगा, और वायु मार्ग तो पहले से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब है यह अपने आप में निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट को भी, भारत को और यूरोप को एक साथ जोड़ देगा। और यदि यह जोड़ता है तो चीन की जो OBOR परियोजना है वह पूरे विश्व तक अपनी इस परियोजना के माध्यम से पहुंचना चाहता है, भारत इसका सटीक जवाब दे रहा होगा। तो आप समझ लीजिए, चीन जो जो कर रहा है, भारत कहीं न कहीं वहीं उसे घेरने की कोशिश कर रहा है, और बाकी जितने भी साझेदार हैं वह कहीं न कहीं चीन के इस परियोजना में इसीलिए आ रहे हैं कि वो कर्ज के जाल से फंसा हुआ है या उसे फंडिंग
चीन चाहिए, चीन से कहीं न कहीं लालच या दुविधा मजबूरी की वजह से। लेकिन भारत के साथ जब लोग आ रहे हैं तो वह राजी खुशी आ रहे हैं और यही बात जो है चीन को पसंद यहाँ पर नहीं आते रहती है। तो आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास जो है वह प्रोत्साहित करना एक लक्ष्य रखा गया है। एशिया और यूरोप के लिए सस्ती परिवहन सुविधा जो है इस नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध हो पाएगा, यह बातें की गई है। यहाँ पर जो पहले भी मैंने कहा कि इस सम्मेलन का सबसे जो मुख्य बातें रही कि वह क्या है, G20 संगठन में अफ्रीकी जो संघ है उसको एक सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया और शुरुआती में ही पहले ही दिन, इस सम्मेलन के पहले ही दिन 9 सितंबर के फर्स्ट सेशन में ही यह बातें कर ली गई थी कि अफ्रीकी संघ जो है उसको एक सदस्य के रूप में इसमें शामिल कर लिया जाए और सभी देशों ने इस पर सहमति बना दी, जिस पर हम डिटेल से पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर फिर कुछ और घटनाक्रम होता है। दूसरे दिन जो है बहुत सारे लीडर, जितने भी लीडर थे वो सभी जो है G20 के लीडर वो राजघाट जाते हैं। राजघाट वहां जाकर के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहां पर पीएम मोदी ने G20 के नेताओं को अंग वस्त्रम पहनाकर उनका स्वागत भी किया। आपने टीवी पे देखा ही होगा। जिस तरह देखिए यह अंग वस्त्रम है, यह दिया गया है सम्मान के रूप में। और 1 दिसंबर 2023 से G20 समूह की अध्यक्षता ब्राजील को अब सौंप दी गई है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कहा कि एक हथौड़ा जो है सिंबॉलिक तौर पर ब्राजील के प्रेसिडेंट को दे दिया गया है। ठीक है, तो 1 दिसंबर से यह शुरुआत होगा, उसकी अध्यक्षता का जो कालखंड है वो 1 दिसंबर से शुरू होगा। अब यहां पर जो चर्चा में हम करने वाले हैं न्यू दिल्ली घोषणा पत्र, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी तक ऊर्जावान बने होंगे। मैंने पहले कहा था कि ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि पूरा जिस्ट देना है इसमें। ठीक है, तो ऊर्जा बनाए रखिए, बीच बीच में आप कुछ खाते पीते रह सकते हैं, पानी वगैरह पीते रहिए और लगातार बने रहिए, क्योंकि अभी न्यू दिल्ली घोषणा पत्र जो है उस पर बात करना बहुत जरूरी है और यह अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में वैश्विक राजनीति को बदलने के लिए मैं कहूं तो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा पत्र जो होने वाला है वह न्यू दिल्ली घोषणा पत्र होने वाला है। यूपीएससी भर भर के इस पे प्रश्न पूछने वाली है, तो पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। अभी मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा इसको। कहीं भी किसी भी जगह पे अगर इससे संबंधित आपको आर्टिकल मिल जाए, संस्कृति आईएएस के मैगजीन में भी आएगा ही, न्यूज़पेपर में आपको आएगा, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। जहां से भी कुछ नया पॉइंट मिले उसे अपने नोट्स बुक में शामिल कर लेना है, एक अलग से पेज लगा के। ठीक है, अब यहां इस पर चर्चा करते हैं, तो फिर से ऊर्जावान होकर के चलिए एक नए टॉपिक के साथ फिर से बढ़ते हैं। यहां पर नई दिल्ली घोषणा पत्र G20 के सभी देशों ने आम सहमति बना दी और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आम सहमति कहने का मतलब है कि जितने भी देश थे वह सभी राजी खुशी हो गए नई दिल्ली घोषणा पत्र को जारी करने के लिए। G20 के जितने भी सभी सदस्य देश थे, क्योंकि देखिए यह घोषणा पत्र जो है बहुत मशक्कत किया जा रहा था। आखिरी दिन तक 9 सितंबर को यह मीटिंग शुरू हुआ और 8 सितंबर तक इस घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बन पाई थी। ये समझ लीजिए, ये जो 20 इसमें प्रतिनिधि रहे हैं सहमति नहीं बना पाए थे, लेकिन आखिरी दिन इस पर सहमति बन गया और इसको लिए निश्चित तौर पर अगर आप कहें तो भारत के जो राजनीतिक तबका रहा है उनका भी, और भारत के जो प्रशासनिक क्षेत्र में लोग रहे हैं, जैसे आप आईएएस बनेंगे ऐसे ही जो सीनियर मोस्ट आईएएस वगैरह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनका योगदान बहुत ज्यादा इसमें है निश्चित तौर पर इस घोषणा पत्र को पास करवाने में। यह भारत के लहजे से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों होने वाला है वह हम अभी आपको बताते हैं। भारत को लाभ क्या क्या इससे होगा यह समझ लीजिए, यहां से डिटेल से समझिए। दिक्कतें क्या आ रही थी? दिक्कत 2-3 चीजों को लेकर के होगा। चीन को लेकर के दिक्कत होगा, यहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो वहां भी एक दिक्कत हो सकता है। अब यहां रूस पर प्रतिबंध जो है यूएसए और यहां पर जो यूरोपीय यूनियन रख लेते हैं, यूरोपियन बाकी कंट्री भी ये प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो इसको लेकर के तो भारत के साथ यहां समस्या था कि सबको कैसे एक साथ साधें ताकि ये जो घोषणा पत्र है उस पर एक जगह एक मंच पर ले आए। उससे पहले इंडोनेशिया में जो ये 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का पिछले साल, इंडोनेशिया के शहर बाली में जब ये हुआ था तो वहां पर रूस को लेकर के कुछ ऐसी बातें कही थी, क्योंकि युद्ध हो रहा था दोनों के बीच, उस समय की स्थिति अलग थी, तो रूस को लेकर के कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें थी। ऐसा रूस का कहना है कि यह बहुत खपा हो गया। ठीक है, और यूक्रेन बहुत खुश हुआ, पश्चिमी देश अपने हिसाब से काम करवाए। तो इस बार यह कहा जा रहा था कि क्या फिर रूस को लेकर के ऐसी बातें इस घोषणा पत्र में हो सकता है? यदि यह होगा तो कहीं ना कहीं रूस उस पर नहीं मानेगा, और यदि नहीं होगा तो पश्चिमी देश नहीं मानेंगे। तो दोनों ही गुट को कैसे मनाया जाए? तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि आपके पास यदि शब्द हैं, कहने का तरीका है, तो आप सख्त लहजे के बिना भी, नर्म स्वभाव से भी, बहुत प्यार से भी अपनी बात दूसरों तक
सहजतापूर्वक पहुंचा सकते हैं। और भारत ने इस घोषणा पत्र में यही किया। लंबा चौड़ा पूरा घोषणा पत्र है, लेकिन किसी भी पैराग्राफ में रूस का चर्चा नहीं किया गया, उसका नाम नहीं लिया गया। लेकिन नाम लिए बिना यहां पर इस युद्ध की बातें की गई और कहा गया कि यूक्रेन में जो स्थिति चल रहा है उसका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान होना चाहिए। और इसको लेकर के मजे की बात है, पश्चिमी देश भी सहमत हो गया। इसको लेकर के रसिया के जो प्रतिनिधि आए थे, विदेश मंत्री, वह भी सहमत हो गए, उन्होंने खुद साइन किया इसको लेकर के। हालांकि यूक्रेन इससे नाराज है, लेकिन यूक्रेन कोई नाराजगी का भारत ने अलग तरीके से जवाब दे दिया, क्योंकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे जेलेंस्की, वो चाहते थे कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वह इस सम्मेलन में अपना स्पीच दे। कई वैश्विक मंचों पर वो ऐसा करते रहे, G7 में भी आपने देखा होगा उन्होंने किया, तो यह चाहते थे, लेकिन ऐसा यहां संभव नहीं हो पाया। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भारत जो है इस पूरे सम्मेलन को एक तरफ झुकने नहीं दिया, बैलेंस बनाया इंडिया ने पश्चिमी देशों का दबदबा जो लंबे समय से चलता रहा उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। यहां पर भारत ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया कि यह मंच जो है किसी विशेष एजेंडा के लिए नहीं है, किसी एक देश के लिए नहीं है, बल्कि समान प्रतिनिधि है और सभी का सम्मान जो है यहां पर समान ही है। और यही बातें जो है न्यू दिल्ली घोषणा पत्र को आम सहमति तक पहुंचाई। देखिए, रूस और चीन को भी इसके लिए राजी कर लिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बाली सम्मेलन में रूस की निंदा की गई थी, जिसको लेकर के जो है रूस और चीन दोनों को पसंद नहीं आया था बातें। भारत को विकासशील देशों का नेतृत्वकर्ता के रूप में इसको लेकर के पहचान मिली है। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक तो सबसे पहला अफ्रीकन यूनियन को लेकर के बातें की गई, तभी से ही काफी चर्चा में आया। ग्लोबल साउथ को लेकर के बातें की गई, और जब न्यू दिल्ली घोषणा पत्र की बातें की गई फिर तो और भी मामला बहुत क्लियर हो गया। इससे भारत ने विश्व के सभी देशों, विशेषकर पश्चिमी देशों और रूस के बीच जो है सामंजस्य बिठाया, जिसकी चर्चा हमने पहले की कि सामंजस्य बिठाना ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन ऐसा हुआ और उसको वैश्विक नेतृत्व प्रदान यहां पर भारत करता हुआ नजर आ रहा है। यह भारतीय कूटनीति की प्रभावशीलता को दर्शाता है। निश्चित तौर पर हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। नई दिल्ली घोषणा पत्र में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो घोषणा पत्र क्यों अड़चनें थी, इसका महत्व क्या था, इस पर हमने चर्चा कर लिया है। अब हमारे लिए समझना यह जरूरी हो जाएगा कि इस घोषणा पत्र पर किन किन मुद्दों पर बातें की गई है, क्योंकि देखिए अब वैश्विक राजनीति जो है ना कहीं इस तरफ आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप जीडीपी के हिसाब से देखें तो अब अफ्रीकन यूनियन के शामिल हो जाने के पास तकरीबन 85% जो है जीडीपी पर कहीं न कहीं G20 का एक तरह से राज होने वाला है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से कहें तो 2/3 पॉपुलेशन इसके इर्द गिर्द में आने वाली है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वैश्विक राजनीति में G20 मंच जो है, और एक अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी जोड़ दीजिए, इसका महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आप कह सकते हैं कि जिस तरफ यह मंच चलता है दुनिया उस तरफ चल पड़ती है। इसीलिए और यहां पर नई दिल्ली घोषणा पत्र जब स्वीकार कर लिया गया है तो यह महत्व बहुत ज्यादा वैश्विक राजनीति के लिए होने वाला है। सभी देशों जैसे कि क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने की बातें की है। अब पढ़ने में तो आपको सीधा लग गया कि ये बातें की गई, लेकिन इसको समझ लीजिए ठहर के, क्योंकि आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब बातें की गई कि क्षेत्रीय अखंडता की, अब क्षेत्रीय अखंडता की जब बातें की गई, संप्रभुता की जब बातें की गई, अंतर्राष्ट्रीय कानून की बातें की गई, भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है चीन। तो आप चीन को लगता है कि वो संप्रभुता मानता है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो करता है क्या? दक्षिण चीन सागर में आज स्थिति देख लीजिए उसकी, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने के लिए वो तैयार नहीं है। क्षेत्रीय अखंडता को लेकर के कभी भी वह जो है सजग नहीं रहा है। और यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता की जब बात करेंगे तो अभी अभी इसी सम्मेलन में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक साहब, उन्होंने कहा कि चीन जो है हमारे यहाँ क्या करवा रहा है, जासूसी करवा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने पकड़ा है ऐसे लोगों को, हमारे लोकतंत्र के लिए चीन जो है खतरा है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता कहां हुआ, संप्रभुता कहां हुआ, अंतर्राष्ट्रीय कानून को उसने कहां माना? भारत के संदर्भ में और बाकी जो उसके पड़ोसी राष्ट्र हैं उसके लिए क्षेत्रीय अखंडता कहां रह गई? यह बातें फिर यहाँ रूस यूक्रेन युद्ध से भी आएगा। रूस पे भी यह प्रश्न उठेगा कि भैया आप जो है यूक्रेन के बहुत सारे क्षेत्रों को अपने में समाहित करते जा रहे हैं। तो यह भी मुद्दा है। अब जरा सोचिए कि ऐसे ऐसे शब्द इसमें शामिल किए गए थे, इसके बावजूद भारत ने इस पर सहमति बनवा ली। तो भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत रही है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं।
अब समझिए, आतंकवाद को सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया गया है इसमें। ठीक है, भारत जो है आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र रहा है। पहले तो पश्चिमी देश ऐसा नहीं माना करते थे, कहते थे कि ये आपकी जो है आंतरिक मामला है, आपकी सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। लेकिन जब वहां पर कुछ इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हो गई तो वहां पर फिर यूएस सहित पश्चिमी देश सभी मान लिए, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं भैया, आतंकवाद की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और 21वीं सदी की भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसलिए आतंकवाद को लेकर के बात की गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति समृद्धि बनाए रखने की बात इसमें की गई है। इसमें किसी भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह, व्यक्तियों और पवित्र किताबों के खिलाफ, यहां सब समझते चलिए, धार्मिक घृणा फैलाना या इससे संबंधित सभी कार्यों की निंदा की गई है। स्वीडन सहित कई यूरोपीय कंट्री में इस्लामिक पवित्र ग्रंथ कुरान को जलाया जा रहा है। लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही है, जिसको लेकर के जितने भी इस्लामिक संगठन के देश हैं, इस्लामिक देश हैं, वो नाराज रहे। साथ में इस्लाम का जो करता धरता बताया जाता है, अपने आप को खलीफा के उस दौर में ले जाना चाहता है, तुर्की इससे काफी नाराज रहा है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने के लिए भारत के रास्ते में एक बड़ा रो रहा था तुर्की। अब मजे की बात है कि G20 के न्यू दिल्ली के इसी सम्मेलन में तुर्की ने भारत का समर्थन कर दिया। उसने कहा कि जी हां, बिल्कुल भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाना चाहिए। यूएसए तो पहले भी साथ देता था, अभी दे दिया उसने, लेकिन तुर्की का समर्थन करना अपने आप में चौंकाने वाला था और भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक यह जीत रही। लेकिन तुर्की ने ऐसा क्यों किया, इस बात पर ध्यान देने की हमारी जरूरी है। कहते हैं ना, बिटवीन द लाइन स्टडी कीजिए, तो वह क्यों जरूरी है। देखिए, भारत ने क्या शब्द इस्तेमाल किया इसमें, धार्मिक प्रतीक चिन्ह, व्यक्तियों और पवित्र किताबों। अब ये पवित्र किताब जो है स्वीडन में जलाया जा रहा है, तुर्की परेशान है। भारत ने निंदा की, पूरे वैश्विक बड़े मंच पे निंदा की कि आप इस तरह का काम नहीं कीजिए। वहां पर यूरोपीय कई सारे देश तो मौजूद थे, अमेरिकन तो मौजूद थे, तो वहां के मीडिया के थ्रू ये बात निश्चित तौर पर वहां पहुंचाई गई है कि हम इस चीजों को कबूल नहीं करेंगे, हम इन चीजों से, इन हरकतों से सहमत नहीं हैं, हम नहीं इस तरह की हिंसा की बात करेंगे। यही बात तुर्की को बड़ी पसंद आ गई। तुर्की ने कहा, भाई ये तो हमारी पक्ष की बातें कर रहा है, हम तो बोले भी नहीं थे आपसे ऐसी बातें कहने के लिए, आपने आगे बढ़ के कह दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और इसीलिए तुर्की के दिल में एक, कहते हैं ना, प्यार उमड़ जाना, अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ और उसके राष्ट्रपति जाते जाते कहे कि देखिए, अब आपसे क्या गिला शिकवा, आपको जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए हमारे तरफ से दिल खोल के समर्थन है। तो भारत के लिहाज से देखिए तो शब्दों का किस हिसाब से भारत के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने चयन किया। जब आप भी आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे और जब सीनियर मोस्ट आईएएस बनेंगे तो आपके जिम्मे भी इस तरह का सम्मेलन कराने की जिम्मेदारी आएगी और ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो जिस तरह से भारत ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अभी जारी करवा लिया, आम सहमति बनवा ली, आप भी करवा लेंगे और भारत के लिए निश्चित तौर पर से आप काम आएंगे। तो जितने भी धार्मिक घृणा फैलाने की बात की गई है, यह न सिर्फ बाहर के देशों को एक, कह सकते हैं कि मैसेज दिया गया, बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी, भारतीय जनमानस के लिए भी, क्योंकि भारत जो विविधताओं का देश है, जाति, धर्म, रंग, रूप, पहनावा, ओढ़ावा, क्षेत्रवाद, भाषा, सबके आधार पर देखें तो विविधता है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर यह भी विभिन्न समुदायों को मैसेज दे दिया गया, घर भी साथ लिया गया, बाहर भी साथ लिया गया कि हम इन चीज़ों को निश्चित तौर पर नहीं मानते हैं और एक इस तरह की जो घृणा की बातें होती है इससे सहमत नहीं है। इसमें विकासशील देशों जैसे कि जाम्बिया, घाना, श्रीलंका व अन्य की प्राथमिकताओं पर ध्यान देने को लेकर के सहमति बनाई गई है। वो सारे देश जो विकासशील हैं, कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, छोटे राष्ट्र हैं, द्वीपीय राष्ट्र हैं, उन सबों का ध्यान भारत ने रखा। इसलिए मैंने कहा, जब श्रीलंका की बात की जाएगी तो मैंने क्या कहा, गुजराल सिद्धांत को जरूर पढ़िए, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को जरूर पढ़ लीजिए कि आप पड़ोसियों का अधिक सम्मान कीजिए। भारत ये काम लगातार करता रहा है। इसमें जलवायु संकट से निपटने के लिए बढ़ाए जाने वाले कदमों पर तेजी लाने की बात की गई। मैंने एक चीज बताया था उस पर, त्वरित और समावेशी विकास। ठीक है, जब जलवायु की, क्लाइमेट की हम बात कर रहे थे तो वही कहा जा रहा है कि हम बहुत वेट नहीं कर सकते, विषम परिस्थिति बनती जा रही है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि दुनिया के तमाम देश क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इससे उपजने वाली जो समस्या हो रही है उससे निपटने के लिए आगे आए। इसमें छोटे व हल्के हथियारों की तस्करी
तस्करी के विषय में चिंता व्यक्त की गई है। जब छोटे व हल्के हथियारों की तस्करी की बात की जाएगी तो निश्चित तौर पर यहाँ परेशान अमेरिका भी इससे है। अब अमेरिका में हर आदमी को देखेंगे बंदूक निकाल के चलेगा, वहां खुलेआम दुकानों में बिकता है, वहां पर इसीलिए कहीं भी गोलीबारी हो जाती है, स्कूलों में हो जाता है, तो इससे बहुत प्रीत है। अमेरिका कह रहा है भैया हम लाइसेंस देते हैं, तो लोग पूछते हैं फिर यहाँ बंदूक आ गया कहां से गया, तो अमेरिका कहते हैं क्या बताएं यार, तस्करी बहुत होता है हमारे यहाँ, पता नहीं कहां कहां से मैक्सिको के बॉर्डर से आ जाता है, हमारे लिए समस्या बना हुआ है। तो अमेरिका यहाँ खुश हो गया कि भाई ये बात हमारे पसंद की रह गई। और निश्चित तौर पर अमेरिका के अलावा भी यहाँ पर ये जो छोटे और हल्के हथियार होते हैं छुपाने में आसान होता है, तो इसकी तस्करी जो है वह करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए भारत ने इस चीज को भी देखते हुए शामिल कर लिया इसमें। अब यहाँ पर जैसा कि हम पहले ही चर्चा किए थे कि इस पर हम विस्तार से देख लेंगे कि G20 का नया सदस्य जो है अफ्रीकी यूनियन जो उसे बना दिया गया था। तो जैसे कि मैंने कहा कि अफ्रीकी संघ जो है कब से 9 सितंबर 2023 को, मैंने कहा पहले ही सेशन में यह अफ्रीकी यूनियन जो है इसका पूर्ण सदस्य बन गया। और जब ये पूर्ण सदस्य बना, देखिए भारतीय कल्चर को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सबों की सहमति से मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि अफ्रीकी यूनियन को G20 का पूर्ण सदस्य जो है वह बनाया जा रहा है। और जब यह घोषणा हुआ तो अफ्रीकी यूनियन के तरफ से वहां जो प्रतिनिधि यहां आपको दिख रहे हैं, इनको लेने के लिए एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वह अपनी कुर्सी से उधर से उठते हैं और कदम ताल करते हुए यहाँ चल पड़ते हैं और उनको सम्मान के साथ इधर ले जाते हैं। फिर उनका फ्लैग और उनका नेम प्लेट वहां दिया जाता है, प्रधानमंत्री गले लगा लेते हैं। तो यह जो सॉफ्ट पावर हमारा है ना, हमने जो इस मंच से अपना कल्चर दिखाया है, अपनी जो एक तरह से कह सकते हैं कि हमने दरियादिली दिखाई है, अपनी संस्कार दिखाए, यह भारत को वैश्विक पटल पर और बड़ा चेहरा बना दिया है। तो इससे पहले अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा कि G20 में 19 देश था और एक यूरोपीय यूनियन था, तो 19 देश तो था, लेकिन अगर यूनियन की बात करें तो एक था। और अब क्या हो गया, दूसरा यूनियन भी आ गया, अफ्रीकी यूनियन भी शामिल हो गया। तो अब जब आए तो 19 देश इसमें हो जाएगा और 2 यूनियन हो जाएगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहां पर G20 में शामिल होने वाला दूसरा क्षेत्रीय संघ है, इसमें जो है 55 देश हैं। भारत इसको शामिल किया है। निश्चित तौर पर यूएन वगैरह में जो वोटिंग होता है उसमें ये 55 देश वैसे भी हमारा साथ देते हैं, आगे भी देंगे। गांधी जी की चर्चा मैंने कहा ही, इंडियन डायस्पोरा का चर्चा मैंने किया ही, यहाँ खनिज संपदा है और भारत के पास उस खनिज संपदा का उपयोग करने का पूरी क्षमता है। तो दोनों ही राष्ट्रों के लिए, मतलब ये यूनियन और भारत के लिए यह जो है काफी अच्छा हो गया है। अफ्रीका को लाभ क्या क्या होगा, देखिए अफ्रीका का आप यहाँ मैप देख रहे हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में निवेश आकर्षित होगा, निश्चित तौर पर यहाँ पर अपार संभावनाएं बताई जा रही है। अब यहाँ अपार संभावना है तो बाहर से यहाँ पर अब फंड आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यहाँ रोजगार बढ़ेगा, लोगों के पास जो है यहाँ की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वह भी बढ़ जाएगा। अफ्रीकी देशों का यहाँ पर विकास जो है वह सुनिश्चित होगा, सुनिश्चित यहाँ गलत लिखा गया, सही उसको कर लीजिएगा। अफ्रीकी देशों का यहाँ पर विकास इस वजह से सुनिश्चित हो पाएगा। और G20 के लिए लाभ क्या हो जाएगा, देखिए G20 को यह और मजबूत करेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 55 देश हैं तो विस्तार हो गया, जीडीपी का 85% अब पहुंच गया, पॉपुलेशन का 2/3 पहुंच गया, तो निश्चित तौर पर और विस्तार हो गया इसका, नए 55 देश अब उसमें शामिल हो गए जो कि पूर्ण सदस्य हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करेगा, ग्लोबल साउथ की जैसे मैंने बात किया तो ग्लोबल साउथ में अफ्रीका है, तो 55 नए देश जो हैं जिनको और मजबूती मिला, वो भारत के साथ उस मंच पर अपनी बात को वह मजबूती के साथ पूर्ण सदस्य के रूप में रख सकता है। समूह के विचार विमर्श और निर्णयों में विकासशील देश जो हैं उनकी सहभागिता बढ़ जाएगी। तो ये मंच जहां पर पश्चिमी देश जो है उनका दबदबा होता था, अब उन जगहों पर विकासशील देशों का दबदबा होगा। भारत क्या है, विकासशील देश है, तो भारत को इससे लाभ तो हो ही गया। और वैश्विक प्रदेश पे बात करें तो उनके लिए भी लाभ होगा निश्चित तौर पर। चलिए भारत को क्या क्या लाभ हो सकता है देख लेते हैं। विकासशील देशों का नेतृत्वकर्ता के रूप में वैश्विक पहचान जो है भारत की वह सुनिश्चित हुई है। ग्लोबल साउथ की चर्चा करते हुए मैंने डिटेल से इस बात को कहा। अफ्रीकी संसाधनों का दोहन को लेकर के हमने पहले ही चर्चा कर लिया है कि भारत के पास क्षमता है, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, तो वहां पर संसाधन है, तो भारत निश्चित तौर पर वहां तक पहुंच सकता है। और चीन को अफ्रीका में संतुलित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे जो जिबूती टाइप देश हैं, घाना है, वहां क्या करता है, चीन पहुंच जा रहा है, उसको फंडिंग दे देता है। वहां चीन कह रहा है कि चलो पैसा लो, और कर्ज के जाल में उसे फंसा ले रहा है, वहां अपना नेवी बेस बना रहा है, एयर बेस बना रहा है। तो इसको लेकर के भारत, और वहां से आप देखेंगे कि व्यापार काफी हो रहा है, तो इस वजह से काफी परेशानी होती रही है। हालांकि देखेंगे तो अफ्रीका और भारत का जो संबंध है काफी पुराना रहा है, नैसर्गिक संबंध एक तरह से मैंने कहा कि रहा है। ऐसा चीन का कहीं कोई इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन चीन की जो है दादागिरी
या चीन की पहुंच भी कह सकते हैं, वह बढ़ रहा है अफ्रीका में। इसलिए भारत को जरूरी है कि चीन को आप संतुलित कीजिए। आपका पड़ोसी राष्ट्र है, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, मित्र बदले जा सकते हैं, दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी आपको मजबूरी है वही रखना पड़ेगा। तो चीन आपका पड़ोसी रहेगा और यह अच्छा पड़ोसी तो कहते ही नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो इसको काउंटर करना पड़ेगा आपको। और यह जहां जहां पहुंचेगा आपको पहुंचना ही पड़ेगा। यह दादागिरी करता है, आप प्यार मोहब्बत से काम कीजिए। तो यही भारत यहां पर अफ्रीका के साथ कर रहा है। अफ्रीकी संघ के लगभग 55 देश संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, करते भी हैं जनरली, और भी यह सपोर्ट जो है बढ़ेगा। विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता, उसको लेकर के अब आखिरी में हम चल रहे हैं। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बातें करना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि आप सभी मुद्दों पर लेकर के चले। अब जब ये सब सम्मेलन पूरा हो गया, सारी बातें हो गई, सब चीजें निकल के आ गई, अफ्रीका भी अब मेंबर बन गया, अफ्रीका यूनियन की बात कर रहा हूं, और नई दिल्ली डिक्लेरेशन भी इस तरह से एडॉप्ट हो गया, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर मामला आया द्विपक्षीय वार्ता का। ठीक है, निश्चित तौर पर सभी देशों के जो वहां पर प्रतिनिधि आए हैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करना चाहते थे। कुछ का शेड्यूल पहले से था और कुछ का नया नया शेड्यूल बना, वो चाह रहे थे भैया हमें भी मौका दीजिए, हम आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो साहब, वह भी बहुत कोशिश किए कि प्रधानमंत्री जी से हमारी बात हो जाए, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि भारत और वहां पे खालिस्तान अलगाववाद को लेकर के भारत और कनाडा के बीच हाल फिलहाल में संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा सा भारत जो है दूरी बनाए हुए था उससे, लेकिन वो लगातार अपने तरफ से, उनकी जो टीम थी वो कोशिश कर रही थी कि एक मीटिंग हो जाए, फाइनली हो भी गया। तो इस तरह से देखेंगे कि किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। वैसे तो बहुत सारे देशों के साथ हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट दो चार को हम देख लेते हैं। भारत और फ्रांस को लेकर के बात करें तो दोनों देशों में जब भी फ्रांस का नाम आएगा तो इंडो पैसिफिक, ध्यान रखिएगा ये शब्द, ठीक है, ये पुराना शब्द चलता आ रहा है वो विश्व युद्ध के समय से ही। तो दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में, देखिए अफ्रीका आ गया फिर से यहाँ पे, तो निश्चित तौर पर फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इन सब की नज़र अफ्रीका पे रहती है। जब उपनिवेश अफ्रीका होता था उस समय से ही, तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, संचार, एनर्जी, जैव विविधता, स्थिरता और औद्योगिक परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों को पर सहयोग करने को लेकर के बात हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस ने कहा कि देखिए अफ्रीका ये है भैया, और अफ्रीका में जो है ना काफी संभावनाएं हैं। अफ्रीका के भी जो अफ्रीकन यूनियन है वो भी कह रहा है कि देखिए हमारे पास संभावनाएं हैं, हम भी चाहते हैं विकसित बने, हमारा भी जीवन स्तर हो, लेकिन क्या करें, तकनीक है नहीं, फंड है नहीं। तो विभिन्न देशों ने कहा कि ठीक है हम फंड देते हैं, लेकिन अब एक देश तो सारा काम नहीं कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि चलिए साथ मिल लेते हैं, हम भी आ जाते हैं, आप भी आ जाइए, मिल करके तकनीक देते हैं, जो आपके पास है आप दीजिए, जो हमारे पास है आप, जितना फंड आप दे सकते हैं आप दीजिए, बाकी हम देखते हैं। ऐसे करके भारत फ्रांस ने कहा कि हम अफ्रीका में इस तरह की परियोजनाएं करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होने वाला है। और भी मुद्दे पर बात चल रही थी, मैं आपको मेन पॉइंट बस बताते चल रहा हूं, ये ध्यान रखना है। अगर न्यूज़पेपर या मैगजीन जैसे संस्कृति आयस का आएगा उसमें डिटेल से बताया जाएगा, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। भारत और अमेरिका को लेकर के बातें की जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका का संबंध जो है अभी सबसे बेहतर रूप में चल रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के बीच जो है रक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, नवाचार और संस्कृति जैसे मुद्दों पर काफी वार्ताएं हुई है। यहाँ पर कई तरह की चीजें की गई है, जिसको लेकर के कहा गया है कि हम व्यापार सुगमता और बढ़ाएंगे। रक्षा के क्षेत्र जो है भारत के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और अमेरिका के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अमेरिका के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चाइना को काउंटर करना है, साउथ चाइना सी में, हिंद महासागर में करना है, उसके बाद जापान को लेकर के करना है, कोरिया प्रायद्वीप को लेकर करना है, ट्रेड वार उसका फंसा हुआ है चाइना के साथ, तो बहुत सारा मुद्दा फंसा हुआ है। और अमेरिका जानता है कि जब तक भारत के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे काम नहीं चलेगा, तो बेचारा हाथ मिलाने के लिए तैयार है। इसीलिए रक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, अमेरिका कहता है जितने चीज़ों पर समझौता कर सको करते चलो, हम करने के लिए तैयार हैं, तुम बस हमारा काम कर दो, काउंटर करते रहो चाइना का। क्वाड जो है कहीं न कहीं, हालांकि घोषित रूप से नहीं है क्वाड, लेकिन आप क्वाड में जानते हैं कि भारत है, उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। ये चारों जनाब, जो अभी उसकी मीटिंग भी होने वाली है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कभी दूसरे वीडियो में। तो ये सब जो है वही खेल है चाइना को काउंटर करने का। इसलिए जब भी यूएस की चर्चा कीजिएगा, चाइना को ध्यान में रखिएगा, समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद भारत और कनाडा अभी हमारे लिए, जैसा मैंने कहा कि मीटिंग चाह रहे थे, मीटिंग पहले शेड्यूल नहीं था, फाइनली इनको टाइम मिल
मिल गया प्राइम मिनिस्टर से बात करने का। प्राइम मिनिस्टर से बात करने का जब टाइम मिला तो भारत ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं दिखाई और भारत ने कहा कि देखिए, आपके यहाँ जो है भारत विरोधी गतिविधि चल रहा है, खालिस्तान अलगाववाद का आप समर्थन करते नजर आ रहे हैं, वहां पर काफी हिंसा चल रहा है, भारतीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है, भारतीय नागरिक को परेशान किया जा रहा है, इस चीज को आप तत्क्षण बंद कीजिए। भारत ने इस पर चिंता जताई है और कहा है दोनों देशों के बीच फिर जो है मानव तस्करी, ड्रग्स, व्यापार, शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी वार्ता हुई है। अब देखना होगा कि वहां पर ट्रूडो क्या करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड थे, तो उम्मीद की जा रही है कि भारत की ये जो नाराजगी रही है उस पर वो कहीं न कहीं बातें करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी बात हुआ, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी बात हुआ है और भी बहुत सारे लीडर्स के साथ जो है प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता हुई है और बहुत सारी चीजें सामने आई है। आप लोगों का मैं दाद देता हूं कि धैर्य दिखाते हुए इतना देर टिके रह गए। इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, उस प्रश्न को देख लेते हैं। आज का प्रश्न मैं बहुत कठिन नहीं डाला हूं, क्योंकि मैं जानता था कि बहुत ज्यादा आज बात करना होगा हम लोगों को, तो प्रश्न आसान है, लेकिन प्रश्न में ट्विस्ट है, तो ध्यान से देखना है आपका। इतना देर लेक्चर लेने के बाद आपका दिमाग जो है एग्जॉस्ट कर रहा होगा, इसलिए प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद सीधा यहाँ आइए कि सही है या नहीं। क्या तो कौन से कथन सही है उसकी बात की गई है। 17वीं G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित की गई है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। 18वीं G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी गई है, ध्यान से पढ़ना है। कहा गया है कि दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है, आपको जवाब यहाँ 4 विकल्प के द्वारा ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस लेक्चर में अब बहुत ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने आज जो है बहुत धैर्य का परिचय दिया है। और यदि आज आप पूरा लेक्चर देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, अपने तरफ से G20 के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत ने कितनी अच्छे से इसे मैनेज किया है, वैश्विक पटल पे भारत की प्रतिष्ठा क्या बढ़ी है, कुछ और जानकारी आपके पास हो, तो इन सब चीज़ों पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ता हूँ, आपसे जुड़ा रहता हूँ, क्योंकि कैमरा के थ्रू हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन कमेंट एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम जुड़ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।